जादुई घास का बना हुआ लहंगा। एक समय की बात है जब एक हीरा नाम का किसान अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के एक जिले में रहता था, जहां पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहीं हीरा अपनी पत्नी शकुंतला और अपनी इकलौती बेटी राधा के साथ रह रहा था। एक दिन बीमारी के चलते उसकी पत्नी का निधन हो जाता है और अब हीरा अपनी बेटी के साथ इस दुनिया में अकेले रह जाता है। हीरा की बेटी अभी छोटी थी, जिस वजह से उसे अपना पूरा समय अपनी बेटी को देना पड़ता था। वो काम पर नहीं जा पाता, जिस वजह से उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए हीरा अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है, जिसका नाम था नीलम। दोनों की शादी मंदिर में हो जाती है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। शुरू में तो नीलम हीरा की बेटी का ध्यान रखती है, परंतु वो बहुत ही जल्दी गर्भवती हो जाती है और वो भी एक बेटी को जन्म देती है। अब नीलम दोनों का ध्यान ठीक तरह से नहीं रख पा रही थी, जिस वजह से वो घर का काम भी नहीं कर पा रही थी और वो धीरे धीरे करके चिड़चिड़ी होने लगी। नीलम को अब धीरे धीरे राधा पर गुस्सा आने लगता है और वो राधा को नापसंद करने लगती है। राधा और नीलम की बेटी में केवल 1 वर्ष का ही फर्क था, परंतु फिर भी नीलम राधा पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। नीलम की उम्र हीरा से बहुत ज्यादा थी। हीरा ने नीलम से शादी इसलिए की थी ताकि वो उसकी बेटी की देखभाल कर सके, परंतु ऐसा नहीं होता। हीरा को थायराइड की बीमारी थी, जिसके चलते हीरा का भी देहांत हो जाता है और हीरा की बेटी राधा अकेले रह जाते हैं। दोनों बेटियां बड़ी हो गई थी, जिस वजह से वो घर का ध्यान और अपना ध्यान रख लेती थी। राधा शुरू से ही स्कूल नहीं गई थी और उसकी बहन शीतल कॉलेज पढ़ने जाया करती थी। राधा घर पर रहकर घर के काम करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन हीरा के घर राम गोपाल आता है। राम गोपाल गांव में लोगों की शादियां करवाता था। वो बिचौलिया था। घर आकर वो नीलम से कहता है, अरे बहन जी, एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता आया है तुम्हारी दोनों बेटियों के लिए। दोनों लड़के बहुत ही अच्छे हैं, विदेश में काम करते हैं और सबसे अच्छी बात तो ये कि उन्हें दहेज की कोई मांग नहीं है। आप अगर कहे तो मैं शादी की बात को आगे बढ़ाता हूँ और लड़का लड़की का मिलान कर देते हैं ताकि एक दूसरे को पसंद कर ले। अरे हाँ, क्यों नहीं। आप एक काम करो, मेरी दोनों बेटी की कुंडलियाँ ले जाओ और उन लड़कों की कुंडलियों से मिला लो। अगर कुंडली मिल जाती है तो हम लड़का लड़की का मिलन करवा देंगे। दोनों बहनें अपनी शादी की बात सुनकर बहुत खुश होती है, परंतु शीतल और राधा एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। शीतल राधा से कहती है, अरे राधा, तू इतना खुश क्यों हो रही है? तूने सुना नहीं, गोपाल काका कह रहे थे लड़के विदेश में काम करते हैं और विदेश में अंग्रेजी बोली जाती है। तुझे तो अंग्रेजी का ए भी नहीं आता है, फिर तो वहाँ कैसे रहेगी? कोई बात नहीं, अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती है तो क्या हुआ, मुझे कौन सा किसी से बात करनी है। अपनी बहन शीतल की बातों को अनदेखा करते हुए राधा बाहर खेत पर काम करने के लिए चली जाती है। शीतल की बात कहीं न कहीं राधा के दिल पर लग गई थी और उसे बुरा लग रहा था। खेत पर जाने के बाद जब राधा खेतों पर सब्जियां तोड़ने लगती है तो वो देखती है कि खेतों में तो एक अनजाना पौधा लगा हुआ है, जिसमें एक छोटा सा सुंदर खूबसूरत लहंगा लगा हुआ था, जिसे देखकर राधा हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, ये तो कई छोटे छोटे लहंगे जैसा खिलौने दिखाई दे रही है और इसके चारों तरफ तो घास लगी हुई है। राधा को छोटे से घास के बने हुए लहंगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। राधा उन लहंगों को पौधे से तोड़ लेती है और उन्हें अपने घर ले जाती है। राधा घर जाकर अपनी बहन शीतल को वो सारी बातें बताती है और खेत से लाया हुआ छोटा सा लहंगा दिखाते हुए कहती है कि ये लहंगा उसे खेत में मिला है और वो उन्हें उठा लाई। राधा जैसे ही लहंगे को जमीन पर रखती है, वो लहंगा आकार में बड़ा हो जाता है। लहंगे के चारों तरफ अभी भी घास लगी हुई थी। ये देखकर दोनों बहनें हैरान हो जाती है। तभी राधा आगे बढ़ते हुए लहंगे की तरफ जाती है।
तभी उसमें से स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बाहर निकलने लगते हैं। स्वादिष्ट बर्गर, स्वादिष्ट पिज्जा और ठंडी ठंडी आइसक्रीम। अरे वाह, ये तो एक जादुई लहंगा है, अब तो हमारी किस्मत ही चमक जाएगी। अरे हाँ, जरा इसे कुछ मांग कर देखो कि इसके अंदर क्या है, क्या पता इसके अंदर सोना चांदी रखा हुआ हो। अपनी बहन के कहे अनुसार राधा लहंगे से और कुछ भी मांग कर देखती है। तभी उसमें से सोने चांदी की जगह नोट बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी उस लहंगे से आवाज आती है और वो लहंगा कहता है, हाँ, मैं एक जादुई लहंगा हूँ और मुझे कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं जीत सकता है। तुमने मुझे जीता है तो जरूर तुम्हें मेरी जरूरत होगी, परंतु मैं तुम्हें बता दूं, मेरा इस्तेमाल तुम तभी कर सकती हो जब तुम गरीब लोग और जरूरतमंद लोगों की मदद करोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया या मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो ये लहंगा वापस छोटा हो जाएगा और घास में बदल जाएगा। राधा सब कुछ समझ जाती है और वो कुछ दिन तक ऐसा ही करती है, परंतु शीतल को लालच आ जाता है और वो अपनी माँ के साथ मिलकर वो जादुई लहंगा अपने पास रख लेती है और राधा को घर से बाहर निकाल देती है। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे घर से बाहर मत निकालो। आप चाहो तो ये लहंगा रख लो, मैं इसे कभी भी मुड़कर नहीं देखूंगी, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ रहना है। शीतल और उसकी माँ नीलम राधा की एक नहीं सुनती है और उसे घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देती है। राधा बेचारी घर के बाहर बैठ जाती है। अंदर शीतल लहंगे से बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन मांगती है। तभी वो लहंगा कुछ भी प्रकट नहीं करता है और गुस्से में कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है? मैं तो बस तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था और मैं समझ गया हूँ कि राधा ही वही लड़की है जिसने मुझे हासिल किया है। अगर तुम दोनों अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप राधा को घर में ले आओ और उसके साथ अच्छे से रहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, ये बात उसे पता नहीं लगनी चाहिए। नीलम और शीतल लहंगे के गुस्से वाली आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चुपचाप से राधा को पूरी इज्जत के साथ घर में बुला लेती है। राधा को ये सारा व्यवहार समझ नहीं आता है, परंतु उसे अच्छा लगता है। अब उसकी बहन और उसकी माँ उससे अच्छे से बर्ताव करने लगते हैं। अब राधा अपने अनुसार उस लहंगे से स्वादिष्ट भोजन मांगती और उस भोजन से गरीब लोगों की मदद भी करती है। इस तरह सभी गांव वाले राधा को बहुत सम्मान देते हैं। उसके बाद नीलम अपनी दोनों बेटियों की शादी विदेश में रह रहे लड़कों से कर देती है। अब नीलम अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करती है। शादी के बाद शीतल और राधा अपने अपने ससुराल चली जाती है। राधा वो जादुई लहंगा अपनी माँ के पास छोड़ देती है। अब वो लहंगा नीलम के पास रहता है और नीलम उस लहंगे की मदद से गांव में सभी लोगों की मदद करने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। समयपुर नामक गांव में रिया अपनी माँ सुशीला के साथ रहा करती थी। रिया के पिता की मृत्यु काफी समय पहले, जब रिया बहुत छोटी थी, तब एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। तब से रिया की माँ सुशीला ही अकेली अपनी बेटी की परवरिश करती थी। सुशीला के पास अपने पति का एक छोटा सा खेत था। उसमें खेती करके सुशीला जो अनाज उगाती, उससे दोनों माँ बेटी का गुजारा तो जैसे तैसे हो जाया करता था, लेकिन सुशीला के पास हमेशा ही पैसों की तंगी रहा करती थी। इस वजह से उसने अपनी बेटी रिया का गांव के एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया था। लेकिन रिया जब अपने आस पड़ोस में रहने वाली बाकी लड़कियों को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हुए देखती, तो वो भी अपनी माँ से जिद करती कि उसे भी शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए जाना है। लेकिन सुशीला रिया को जैसे तैसे समझा बुझाकर गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए ही मना लिया करती थी। रिया भी बेचारी अपनी माँ की मजबूरी को समझकर अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और एक दिन जब रिया अपने घर के बाहर खेल रही होती है, तो वो देखती है कि उसके आसपास में रहने वाली बाकी लड़कियां बड़े ही मजे से आम खा रही है
उन लड़कियों को आम खाते हुए देखकर रिया के मुंह में पानी आ जाता है। वो फटाफट दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास आती है और उससे कहती है, माँ, पड़ोस की सारी लड़कियां मजे से बाहर बैठकर आम खा रही है। उन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं भी आम के मजे लूं। माँ, प्लीज आप मेरे लिए भी आम ला दो ना। बेटी, मैं जानती हूँ कि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से हर तरफ आम ही आम बिक रहे हैं और लोग बड़े मजे से उन्हें खरीद कर खा रहे हैं। लेकिन बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरे लिए आम खरीद सकूं। इसलिए तू अपने मन को मार और आम खाने की जिद मत कर। माँ, आप हमेशा मुझसे यही कहती रहती हैं कि आपके पास पैसे नहीं है। माँ, पड़ोस की सभी लड़कियाँ शहर के बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। जब मैंने आपसे कहा कि मेरा भी एडमिशन उस स्कूल में करवा दो, तब भी आपने मुझे यही कहा था कि आपके पास पैसे नहीं है। और आज जब मैं इतनी छोटी सी आम खाने की जिद कर रही हूँ, तो आप वो भी पूरा नहीं कर रही हैं। मुझे नहीं पता माँ, आप बस मेरे लिए कहीं से भी आम खरीद कर लाइए। मुझे आम खाना ही है, नहीं तो मैं आपसे ना तो बात करूँगी और ना ही खाना खाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटी, तू ऐसे जिद मत कर। मैं शाम को खेत से वापस आते समय कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके तेरे लिए आम ला दूंगी। अब तू बस आराम से खाना खा ले। अपनी माँ सुशीला के आम लाने की बात सुनकर रिया खुश हो जाती है और खाना खाकर वापस खेलने के लिए चली जाती है। लेकिन सुशीला बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास आम खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। वो दुखी मन से अपने खेतों में काम करने के लिए जाने लगती है और रास्ते में मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने अपनी बेटी से कह तो दिया कि मैं उसके लिए शाम को आम लेकर आऊंगी, लेकिन आप तो जानते ही है ना कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं शाम को रिया के लिए आम ला पाऊंगी। और अगर मैं आम लेकर ना आई तो आज पक्का रिया मुझसे नाराज हो जाएगी और खाना भी नहीं खाएगी। सुशीला ये सब सोचते हुए अपने खेतों में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने खेत की तरफ पड़ती है, वो देखती है कि एक बूढ़ी अम्मा उसके खेत में बेहोश होकर गिरी हुई थी। सुशीला भागकर उनके पास जाती है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगती है। वो फटाफट अपनी बोतल में से पानी निकालकर उन बूढ़ी अम्मा के मुंह पर छींटे मारती है। जब बूढ़ी अम्मा होश में आ जाती है तो वो उन्हें पानी पिलाकर पेड़ के नीचे छांव में बैठा देती है और उनसे पूछती है, माँ जी, आप कौन हैं और आप यहाँ मेरे खेतों में बेहोश होकर कैसे गिर गई? बेटा, मैं पड़ोस के ही गांव में रहती हूँ, लेकिन कल मेरी बहू और बेटे ने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया और कहा कि आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इस वजह से मैं दुखी होकर घर से निकल गई और चलते चलते तुम्हारे खेतों में पहुंच गई। रात भर मैंने यही आराम किया और अब कहीं रहने के लिए जगह ढूंढने जा ही रही थी कि अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। माँ जी, मुझे लगता है कि आपने कल से कुछ भी नहीं खाया, इस वजह से आपको चक्कर आ गया और आप बेहोश होकर गिर पड़ी। आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं और मेरी बेटी वैसे भी अकेले ही रहते हैं। आज से आप हमारे साथ ही रह लीजिए, इससे आपको भी रहने की जगह मिल जाएगी और मेरी बेटी को भी घर में अकेला नहीं रहना पड़ेगा। अरे नहीं बेटी, तुम मेरी वजह से क्यों परेशान हो रही हो? मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। मैं यहीं किसी मंदिर में रह लूंगी और वहीं पर मेरे खाने पीने का भी इंतजाम हो जाया करेगा। अरे नहीं माँ जी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आपको किसी मंदिर में रहने की जरूरत नहीं है। आप मुझे अपनी बेटी ही समझिए और मेरे साथ चलकर मेरे घर में रहिए। इतना कहकर सुशीला उस बूढ़ी अम्मा को जबरदस्ती अपने साथ अपने घर ले आती है और उन्हें खाना पीना खिलाकर उनके लिए ठीक से बिस्तर लगा देती है और उनसे कहती है, माँ जी, अब आप यहाँ आराम करिए, तब तक मैं खेतों से होकर आती हूँ।
ठीक है बेटी, मैं आराम कर लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। अब जब तुम मुझे ये कह ही रही हो कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, तो तुम भी मुझे अपनी माँ ही समझो और मुझे अपनी परेशानी बताओ। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बूढ़ी अम्मा के पूछते ही सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सारी बातें बूढ़ी अम्मा को बता देती है। माँ जी, जब रिया बहुत छोटी थी तभी रिया के पिता का देहांत हो गया था। तब से मैं अकेली ही रिया की परवरिश कर रही हूँ, लेकिन हमारे उस खेत के छोटे से टुकड़े में केवल खाने पीने लायक ही अनाज हो पाता है, जिसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते और मैं अपनी बेटी की किसी भी इच्छा को पूरी नहीं कर पाती। आज रिया ने आम खाने के लिए जिद की है और मैंने वादा भी कर दिया है कि मैं शाम को आम लेकर आ जाऊंगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी के लिए आम कहाँ से लेकर आऊं और इसी वजह से मैं सुबह से थोड़ी सी परेशान हूँ। बेटी, किसी ने सच ही कहा है कि इंसान पैसों से नहीं बल्कि दिल से अमीर होता है। तुम्हारे पास बेशक बहुत सारी धन दौलत ना हो, लेकिन एक बहुत ही अच्छा और नेक दिल है, इसलिए तो तुमने इतनी गरीबी होने के बाद भी मुझ जैसी बुढ़िया को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। मेरे अपने बहू बेटे के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेटी, मैं उस घर से कोई रुपया पैसा लेकर तो नहीं निकली, लेकिन मेरे पास मेरे पूर्वजों के दिए हुए कुछ जादुई आम के बीज हैं। इन जादुई आम के बीजों को ले जाकर तुम अपने खेतों में गाड़ देना। कुछ ही देर में तुम्हारे खेतों में जादुई आम के पेड़ उग जाएंगे, जिन पर काफी सारे आम लगा करेंगे, और तुम चाहे उन पेड़ों से जितने भी आम तोड़ लो, फिर भी उन पेड़ों पर हमेशा ही आम लगे रहेंगे, वो कभी भी कम नहीं होंगे। तुम उन आमों को रोज तोड़कर बाजार में बेच आना, जिससे तुम्हें काफी सारे पैसे मिल जाया करेंगे और उन पैसों से तुम अपनी और अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगी। सुशीला बूढ़ी अम्मा के दिए हुए जादुई आम के बीज ले लेती है और उन्हें धन्यवाद कहकर अपने खेतों में चली जाती है। वहां जाकर वो अपने खेत के आधे हिस्से में उन जादुई आम के बीजों को गाड़ देती है और उन्हें गाड़ने के बाद जैसे ही वो बीजों पर पानी डालती है, तुरंत ही आम के जादुई पेड़ उग जाते हैं और उन पर ढेरों आम लगे हुए होते हैं। ये देखकर सुशीला बहुत खुश हो जाती है और उन आमों को तोड़कर बाजार में बेच आती है, जिससे उसे काफी सारे पैसे मिल जाते हैं। और शाम को घर आते वक्त वो अपनी बेटी रिया के लिए भी कुछ आम तोड़कर साथ में ले जाती है। रिया स्वादिष्ट आमों को खाकर बहुत खुश हो जाती है। अपनी बेटी को जीवन में पहली बार इतना खुश देखकर सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद कहने लगती है। तभी अचानक बूढ़ी अम्मा एक जादुई परी में बदल जाती है और उससे कहती है, बेटी, मैं कोई बूढ़ी अम्मा नहीं बल्कि एक जादुई परी हूँ और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए परीलोक से आई थी। लेकिन तुम्हारी मदद करने से पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए मैंने बूढ़ी अम्मा का भेष बनाया। तुम मेरी ली हुई परीक्षा में पास हो गई हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। बेटी, मेरा आशीर्वाद है कि आज के बाद तुम दोनों माँ बेटी कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहोगी और मेरे दिए हुए उन जादुई आम के बीजों से पैदा होने वाले आम को बेचकर तुम्हारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। इतना कहकर जादुई परी वहाँ से गायब हो जाती है। सुशीला अपने खेत में खाने पीने के लिए अनाज भी उगाती और साथ ही उन जादुई पेड़ों से आने वाले आमों को बेचकर खूब सारे पैसे भी कमा लिया करती।
इस तरह सुशीला और उसकी बेटी रिया अब अपनी जिंदगी बहुत ही आलीशान तरीके से जीने लगती है।